है दोस्तों। आप लोग कैसे हो? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की वीडियो की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए आज हम घटना चक्र के मॉडल पेपर टेस्ट 2 लाए हैं, ठीक है। आप देखिए इसमें 50 में कितने सही कर पाते हो। 50 में देखिए कुछ क्वेश्चन होते हैं, देखिएगा आप कितना सही देते हो, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप हमें बताइएगा, ठीक है। और वीडियो के लिए आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो वीडियो के लिए जुड़ जाइए। इस चैनल पे आपकी प्रॉपर तैयारी कराई जा रही है, ठीक है। आइए हम अपने पहले क्वेश्चनों पे चढ़ते हैं। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है? पंचगव्य। पंचगव्य निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं है? नहीं पूछा है दोस्तों, नहीं। तो नहीं आप समझ रहे हैं, इनमें से कौन सा नहीं है? देखिए तो गव्य मतलब गाय, गाय से जुड़ी हुई वो पांचों चीजें होंगी। तो गाय, गाय का दूध होता है, गाय का गोबर भी होता है, गाय का घी भी होता है, लेकिन तुलसी नहीं होगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए इसमें होता क्या है दोस्तों, गाय के दूध, दही, घी, मूत्र और गोबर। तो देखिए मूत्र इसका और गोबर, गोबर ये पांच पंचगव्य होते हैं। इसके अलावा जो भी ऑप्शन में देगा, चाहे कोई भी दे, आप दूध देख लीजिए, पहला हो गया, दूसरा घी हो गया, तीसरा गोबर हो गया, चौथा मूत्र हो गया, गोबर तो दिया था, मुझे लिखना नहीं चाहिए था। और आपसे दूध, दही, दही बचा है हम लोगों का ना, दही, ये पांच होते हैं, ठीक। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वेदों के गद प्रकरण क्या कहलाते हैं? वेदों के गद प्रकरण क्या कहलाते हैं? आप बताइए इसको क्या कह सकते हैं? तो इसको ब्राह्मण कहते हैं दोस्तों। वेदों के गद्य प्रकरण को ब्राह्मण कहा जाता है, ब्राह्मण, ठीक है। आपको सभी को पता होगा, ऋग्वेद में आपने देखा ही होगा, ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय और कौशिकी, यजुर्वेद के शतपथ, यजुर्वेद के शतपथ के सामवेद का पंचविश, अथर्ववेद का गोपथ। मतलब ये जो चारों वेद होते हैं आपने सुने होंगे ना, ऋग्वेद, ऋग्वेद है आपका, यजुर्वेद है, तो उसी में ये सारी चीजें निहित है। वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? तो ब्राह्मण कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला, मोहम्मद गोरी किस वर्ष पृथ्वीराज तीसी से पराजित हुआ था? तो मोहम्मद गोरी की बात हो रही है दोस्तों, मोहम्मद गोरी की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। मोहम्मद गोरी की बात हो रही है कि मोहम्मद गोरी कब पराजित हुआ था, ना कि पृथ्वीराज। तो प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी पराजित हो गया था और इसे भारत से भागना पड़ा था। फिर 1192 में वो फिर वापस आता है, जहां पृथ्वीराज चौहान को वो हरा देता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, अमीर खुसरो जिन्हें कव्वाली का पिता या भारत का तोता भी कहा जाता है, तोता हिंद, जिसे आप कई बार सुने होंगे, किसके दरबार में दरबारी कवि थे? तो हमें लगता है सभी को पता होगा, ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के, ऑप्शन नंबर डी, ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, लव और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? लव और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? तो आप सभी को पता होगा, बलबन ने अपनाई थी। ऑप्शन नंबर ए, बलबन ने लव और रक्त की। और इस देखिए, सुल्तान का पद ईश्वर द्वारा प्रदत्त होता है, वो पहले ऐसा बात था। दूसरी, सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। ये बलबन ने दो सिद्धांत दिए थे। पहला सिद्धांत बलबन का था कि, पहला सिद्धांत ये था कि सुल्तान का पद जो होता है ईश्वर द्वारा प्रदत्त होता है, और दूसरी जो उसने सिद्धांत दिया था, सुल्तान का निरंकुश होना जरूरी है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में हम चलते हैं। वर्ष, यहाँ पे आपको वो ऑप्शन वाला फिल करना है, में ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाजों ने सूरत के पास स्थित स्वाली एस्चुरी में पुर्तगालियों को पराजित किया था। तो ये 1612 में, 1612 में उन्होंने पुर्तगालियों को पराजित किया था, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, पहली डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना परिचालन किस वर्ष में स्थापित किया था? तो अंग्रेजों के बाद डेनिश 1616 ईस्वी में भारत आए थे। देखिए सबसे पहले तो ये 1616 में भारत आए थे, डेनिश की बात हो रहा है दोस्त, अंग्रेज के बाद ही आए थे ये। 1612 में और थे, और कंपनी की स्थापना की थी उन्होंने उसी टाइम, ठीक है। 1600
में आए थे और 1600 में ही चले गए थे। लेकिन 18वीं शताब्दी जब आई थी ना, 18वीं शताब्दी, तो ये अपनी कंपनी अंग्रेजों को बेच के भारत छोड़ के चले गए। तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कब आए थे? तो 1616 में आए थे। ठीक है, आइए अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन, श्रीरंगपट्टनम का ऐतिहासिक शहर जिसे टीपू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली को कब्रों का घर माना जाता है, वो निम्नलिखित में से किस शहर से 15 किमी दूर है? तो मैसूर है वो दोस्त, तो मैसूर है वो। ठीक है, देखिए इतना लंबा क्वेश्चन बना के देने का कोई मतलब नहीं था, बस टाइम चुराना चाहता था। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैसूर। ठीक, इनमें से कौन सा कारक नहीं है जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान नहीं देता है? योगदान जो नहीं देता है, ये देखिएगा क्वेश्चन ध्यान से। तो औद्योगिकी नहीं है, ये नहीं था। ब्रिटेन से संसदीय लोकतंत्र लिया गया था। रूस में समाजवादी क्रांति, अमेरिका से में अधिकारों को विधेयक। हाँ, ये तीनों होगा। औद्योगिक क्रांति का संविधान से कोई लेना देना नहीं है, तो इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधिक समता यानी कानून के सामने समानता के बारे में बात करता है? तो ये मौलिक अधिकार, जब आप पढ़े होंगे तो आपका 14, आर्टिकल 14 में मौलिक अधिकार, जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार दोस्तों आपका भाग 3 में है, भाग 3 में, और आर्टिकल 12 से 35। ठीक, इसमें है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्मश्री का प्रारंभ किया था? तो ये था आपका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 ए, अनुच्छेद अनुच्छेद 18 ए। ठीक है, तो ए तो दिया नहीं है लेकिन 18 दिया है, तो ऑप्शन डी आप लगा सकते हैं, के अंतर्गत भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई थी। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मानव के क्रय विक्रय या जबरदस्ती मजदूरी या बधुआ मजदूरी की बात करता है? तो ये भी मूल अधिकारों में ही आपका है, आर्टिकल 23 हो जाएगा। ठीक है, मूल अधिकार का मैंने एक सेपरेट वीडियो बना दिया है, आप चाहें तो देख सकते हैं। मूल अधिकार से हर एग्जाम में एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। संविधान से तो मान के चलिए कि 4 से 5 क्वेश्चन बनेंगे आपको वीडियो एग्जाम में, लेकिन मूल अधिकार से एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि, जल राशि या जल संधि कौन सी है? तो पाक जल मंडू कहते हैं, या पाक जल संधि इसको कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे। प्रायद्वीपी भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी स्थित है। तो कन्याकुमारी आपको पता होगा कि तमिलनाडु में स्थित है, और ये प्रायद्वीपी का दक्षिणी छोर है कन्याकुमारी। ठीक है, तो इसकी स्थिति क्या है, क्या दिया है ऑप्शन में? कर्क रेखा के उत्तर में, भूमध्य रेखा के दक्षिण में, मकर रेखा के दक्षिण में, भूमध्य रेखा के उत्तर में। तो इसका ऑप्शन क्या जाएगा आपका, बताइए इसका आंसर क्या जाएगा? मेरे ख्याल से तो भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा के उत्तर में। ठीक है, भूमध्य रेखा के उत्तर में जाएगा। देखिए जो हमारा भारत है, ये भारत है, जब यहाँ से आप भूमध्य रेखा जाती है तो ये वाला पार्ट हमारा उत्तर है, और ये साउथ दक्षिण है। तो हम भूमध्य रेखा के उत्तर में ही तो बसे हैं, तो ये वाला पार्ट उत्तर में ही तो चल जाएगा। उत्तर वाला देखिएगा, दक्षिण वाला नहीं, भूमध्य रेखा के उत्तर में। भारत के किस राज्य में कर्क रेखा के अति समीप कोई शहर है? शहर की बात किया है। आपको पता है भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है, सभी को पता होगा। ठीक, तो ये पूछ रहा है समीप शहर कौन है। तो देखिए इसमें 8 शहर पहले कौन कौन से, वो बात मैं कर लेता हूँ। तो सबसे पहले गुजरात, गुजरात, राजस्थान, राजस्थान के बाद है आपका मध्य प्रदेश,
ठीक, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद आपका आता है झारखंड। ठीक है, झारखंड के बाद आता है आपका बंगाल, बंगाल के बाद आता है त्रिपुरा, मिजोरम। ये 8 राज्य हैं। और त्रिपुरा का जो उदयपुर शहर है, त्रिपुरा का जो उदयपुर शहर है, ये सबसे नजदीकी शहर है। त्रिपुरा का उदयपुर, उदयपुर त्रिपुरा में पड़ता है दोस्तों। पृथ्वी का कठोर बाहरी हिस्सा जिसमें कष्ट और बायमेटल शामिल है, उसे क्या कहते हैं? पृथ्वी का कठोर बाहरी हिस्सा जिसमें कष्ट व मेटल शामिल होता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे ठोस सेल पदार्थों की परतें हैं जिसका निर्माण खनिज तत्वों और सेलों के बीच होता है। तो इसको स्थल मंडल कहते हैं दोस्त, स्थल मंडल जिस पे हम लोग रहते हैं। क्या दिया है? पृथ्वी का कठोर बाहरी हिस्सा जिसमें कष्ट और बायोमेटल होते हैं, उसे स्थल मंडल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अक्षांश का एक वृत्त जो पृथ्वी की भूमध्य रेखीय सतह से 52 डिग्री दक्षिण में स्थित है, क्या कहलाता है? तो ये आपका स्थित है, तो ये दक्षिणी 52 डिग्री समांतर दक्षिणी अक्षांश कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कर्क रेखा कहाँ से गमन करती है? कहाँ से गमन करती है? कर्क रेखा कहाँ से गमन करती है, बताइए। तो भारत और सऊदी अरबिया से। ऑप्शन नंबर सी, कर्क रेखा भारत से भी गुजरती है और सऊदी अरब से भी गुजरती है। ठीक है, सऊदी अरब से भी गुजरती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं इसका क्या है। ठीक है, रुकिए मैं थोड़ा क्वेश्चन जूम कर दूं। क्वेश्चन देखिए दोस्त, घटना लेवल का मॉडल पेपर है, आप कितने जबरदस्त क्वेश्चन है आप देख ही रहे होंगे। ठीक है, वर्ष 1965 में निम्नलिखित में से किस कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पहली बार घोषित किया गया था? तो बताइए पहली बार किसके लिए घोषित किया गया था? तो धान के लिए, याद रखिएगा पहली बार धान के लिए घोषित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है? मिश्रित खेती मतलब फसल के साथ पशुपालन जब किया जाता है ना, तो उसी को मिश्रित खेती करते हैं। 20 का सी हो जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन को, रुकिए मैं जूम कर दूं। इसमें क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा भारत में किसी विपणन के मुख्य दोषों में से एक नहीं है? दोषों में से एक नहीं है। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों ऑप्शन में बताइए कौन सा इसका हो जाएगा। चारों क्या दिया है? भंडार सुविधा की कमी, परिवहन की कमी, मार्केट इंटेलिजेंट की कमी, अनुकूलन मंडी। ठीक है, तो क्या सही हो जाएगा आपका? अनुकूलन मंडी, ये इनमें से नहीं होगा, इनमें से नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या था? देखो, भंडारण की सुविधा की कमी, परिवहन की कमी, मार्केट इंटेलिजेंस की कमी किसी विपणन के मुख्य दोषों में शामिल है, जबकि अनुकूल मंडी किसी विपणन के लिए लाभकारी नहीं है। ठीक है, बाकी इनकी कमी की बात की जाए तो इनके दोस्त तो है ही है। परिवहन की भी कमी है, गांव देहात में वहां परिवहन नहीं होता, लोग अपने साधन से आते हैं तो कॉस्टली पड़ता है। मार्केट इंटेलिजेंट की भी कमी है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन यूपी स्पेशल में आते ही आते हैं। आपको पता होना चाहिए, जो यूपी है हमारा, जो यूपी है नेपाल के साथ 7 जिले लगते हैं उसपे। ठीक है, 7 जिले लगते हैं, उनमें से कौन सा है? महाराजगंज है। ठीक है, महाराजगंज है, सिद्धार्थ नगर है, सिद्धार्थ नगर है, दो है। ठीक, सिद्धार्थनगर के बाद आपका आता है बलरामपुर, बलरामपुर ये भी नेपाल के साथ लगता है। बलरामपुर के बाद श्रावस्ती, आपका यहाँ ऑप्शन बी में भी दिया है। श्रावस्ती के साथ बहराइच, बहराइच, बहराइच। ठीक, बहराइच के बाद आपका आता है लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी। और ये लास्ट है पीलीभीत, सीतापुर नहीं है लगता है। ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है,
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रुकिए मैं क्वेश्चन ऊपर कर दूं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश के शहरों में से उन नदियों के साथ मेल खाता है जिनके बारे में किनारे वो शहर दिए हैं। तो ये मिलान वाला, तो गंगा कहाँ पे बहता है? जौनपुर में नहीं, जौनपुर में देखिए आपका गोमती नदी जाती है। गंगा आपका बिठूर में जाएगा, ठीक है। राप्ती आपकी जाएगी गोरखपुर में। सही आपकी जाएगा प्रतापगढ़ में, ठीक है। तो इसमें मिलान क्या हो गया? दो राप्ती का 4, 2 4 देखिए किस ऑप्शन में है? 2 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे है। अब बस इसके आगे टिक मार सकते हैं। ये रीजन बताने का यही था कि 2 पता भी है तो आप कर सकते हैं। क्या है? उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद, क्षेत्रफल जो क्षेत्रफल पूछा है एरिया के हिसाब से दोस्तों। तो आप जानते होंगे कि क्षेत्रफल के हिसाब से हमारा सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला भदोही है। अब भदोही को किस नाम से जाना जाता है? संत रविदास नगर से, ठीक है। संत रविदास नगर से भी जाना जाता है इसको, भदोही को, ठीक है। इसको ऑप्शन में संत रविदास न देके भदोही दे दे तो आप भदोही को टिक कर दीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से साझा नहीं करती है? नहीं करती है दोस्तों, आपको ये बताना है। तो आपको साफ साफ पता चल गया होगा कि अलीगढ़ नहीं करती है। और मध्य प्रदेश से सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है दोस्तों, ये बात याद रखिएगा। मध्य प्रदेश से सबसे ज्यादा सीमा लगती है और 11 जिले लगते हैं मध्य प्रदेश से। यूपी के 11 जिले लगते हैं। अलीगढ़ आपको पता है कि जो हमारा यूपी है उसके नक्शे में अलीगढ़ दिल्ली के पास है, वहां तो जाएगा नहीं। तो मैं सातों के एक बार नाम पढ़ देता हूँ आपको, ठीक है। तो पहला आगरा है, दूसरा देखिए आगरा है, इटावा है, ठीक है। इटावा के बाद आपका जालौन चला जाएगा, झांसी चला जाएगा, ठीक है। झांसी के बाद ललितपुर चला जाएगा, महोबा चला जाएगा, महोबा के बाद आपका बांदा चला जाएगा, चित्रकूट चला जाएगा, इलाहाबाद जिसे अब प्रयागराज नाम दे दिया गया है, ठीक है, मिर्जापुर और सोनभद्र। 11 जिले हैं जो लगते हैं। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल क्या है? आपको सभी को पता होगी उत्तर प्रदेश खाद्यान्न फसलों के लिए जाना जाता है, लेकिन यहाँ पे पूछा है व्यावसायिक फसल, तो आपको गन्ने के साथ जाना पड़ेगा, ठीक है, गन्ने के साथ। उत्तर प्रदेश का बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो कहाँ पे स्थित है? बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो आपका कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका आलमबाग चला जाएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश का बीज प्रमाणीकरण आलमबाग लखनऊ, ये लखनऊ में पड़ता है। आलमबाग जो पड़ता है लखनऊ में पड़ता है, ठीक है। यही बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो आपका चला है। उत्तर प्रदेश में भारतीय वाणिज्य उद्योग मंडल HUMAIN यूपी की स्थापना कब की गई थी? तो ये आपकी कही गई थी 1994 में। तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। देखिए क्वेश्चन के स्तर अच्छे हैं दोस्तों, बस आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो। अपने भाई की थोड़ा से भी क्वेश्चन का लेवल अच्छा लग रहा है तो सपोर्ट कीजिएगा। एक तो दोस्त फैन बन करके आवाज के रियलिटी के लिए आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इतनी गर्मी में, तो सोचिए कितना पसीना हो रहा है, एकदम भीग चुका हूँ मैं सिर्फ इतने ही क्लास में। तो सोचिए इतने फैन बन करके इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो आप कर ही सकते हो, ठीक है। तो आप इसको लाइक कीजिएगा। आइए हम अपने 29 के क्वेश्चनों पे चलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? 29 क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रणाली 3 बुनियादी इकाइयां कौन सी हैं? तो ये 3 बुनियादी इकाइयां हैं। ट्रांसमीटर देखिए किस किस में है, तो इसमें तो है नहीं ट्रांसमीटर, तो ये इसमें है। ट्रांसमीटर के बाद आपका आ जाता है ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन सिर्फ ऑप्शन नंबर इसी में है, देखिए। तो आप लगा सकते हैं और फिर रिसीवर हो जाएगा। मतलब ये 3 है, ट्रांसमीटर, ट्रांसमिशन, चैनल और रिसीवर। तो ये होती है। ईमेल प्राप्त करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो ईमेल प्राप्त करने के लिए ये जो प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है POP3, ठीक है। इसको पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल
कहते हैं? लिख देता हूँ मैं, इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल, ठीक है। प्रोटोकॉल एक इंटरनेट स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है जो कि ईमेल को प्राप्त करने के लिए प्रयोग में किया जाता है, ठीक है। इसको सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहते हैं। इसको सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहते हैं, इसको फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या एक प्रयोजन उन्मुख या प्रयोजन आधारित क्रमादेशन प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। आपको बताना है कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। देखिए, ये जो सी है, लैंग्वेज सी, ये आपकी प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है, ठीक है। सी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा, सी सामान्यतः उपयोग में आने वाली कंप्यूटर प्रोसेसिंग भाषा है, जबकि नहीं है पूछा है ना, ये तो है। सी प्रोग्रामिंग भाषा है, अमुक एक प्रयोजन उन्मुख या प्रयोजन आधारित प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। तो फिर उसके बाद पर्ल दिया है, रूबी दिया है, पाइथन दिया है। अच्छा, ये दिया है प्रयोजन उन्मुख दिया है। प्रयोजन, ये तो प्रोग्रामिंग भाषा है ना, ये प्रोग्रामिंग भाषा है। प्रोग्रामिंग भाषा, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से दी आधारित संहिता परिणाम स्वरूप देगी देगी तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऐसे क्वेश्चन में भी बनेंगे एग्जाम में, तो कम ही चांस है बाइनरी नंबर पे, लेकिन घटना चक्र में दिया है तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक, तो इसका मात्रक होता है आपका चुंबकीय प्रेरण का टेस्ला होता है, टेस्ला, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इसका मात्रक होता है टेस्ला, ठीक है। डायोप्टर किसका मात्रक होता है दोस्त? डायोप्टर लेंस का, ये मात्रक होता है लेंस की, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 35 नंबर पे। कौन सा विकल्प क्लास 2 लीवर का उदाहरण है? क्लास 2 लीवर का उदाहरण है, तो बताइए कौन सा है? व्हील वेरो, बताइए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, व्हील वेरो, ठीक है। सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन आपको सभी को पता होगा। रुकिए एक मिनट, मैं क्वेश्चन को ऊपर कर लूं। सिलिकॉन एक उपधातु है। सिलिकॉन एक उपधातु है। सिलिकॉन एक उपधातु है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसके प्रयोग के जरिए धातु की उच्च शुद्धता प्राप्त की जा सकती है? तो किसके जरिए प्राप्त की जा सकती है? विद्युत अपघटनी न्यूक्लीकरण एक इलेक्ट्रोलाइटिक प्रक्रिया का प्रकार है। इसे ऑप्शन नंबर हमारा चला जाएगा डी, ठीक है, विद्युत अपघटनी न्यूनीकरण, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंत, आंतरिक मतलब अंदर वाला अंग पूछा है, तो आपको सभी को पता होगा लीवर, लीवर को जिसे हम यकृत भी बोलते हैं, ठीक है। यकृत भी बोलते हैं, जिगर भी बोलते हैं, ठीक है। सबसे अधिक होता है, मतलब भारी होता है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? बताइए, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? ये तो इस क्वेश्चन का ये आंसर हो गया, जिगर, ठीक है, जिसे हम लीवर भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब या इसकी जगह यकृत भी दे सकता है, ठीक है। इंग्लिश में बोले तो लीवर भी, अब लीवर हिंदी में भी लिख सकता है, तो उसका हो जाएगा। लेकिन शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि आप बता सकते हैं कौन सा होता है? तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तंत्रिका फाइबर से बना है जो प्रतिबिंब क्रियाओं में मध्यस्थता करता है और मस्तिष्क को आवेगों का आदान प्रदान करता है? तो ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? मोटर स्नायु मेरुदंड, यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेरुदंड, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा हृदय की धड़कन और श्वसन को नियंत्रित करता है? तो पश्च मस्तिष्क के मेडुला
ये ऑप्शन 2 उधर होंगे। तो इसका ऑप्शन तो ये है, कोई दिक्कत नहीं है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दो ही ऑप्शन से मेडुला और गेटा कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक है, रुकिए, ये पूरा मैं कर दूं। हाँ, अब आ गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं हम अपने। 41वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगस्त 2022 में महिला पुलिस का 10वां राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित। अब यहाँ से करंट अफेयर आपका स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी शिमला में आयोजित हुआ था। अगला क्वेश्चन, जुलाई 2022 में जारी भारत नवाचार सूचकांक 2022 में बड़े राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है। तो ऑप्शन नंबर सी, नवाचार में भारत का में यूपी का 7वां स्थान है। ठीक है, जुलाई 2022 में स्वस्थ पर्यावरण को मानव अधिकार घोषित करने के संबंध में संयुक्त राष्ट्र महासभा में हुए मतदान में कितने सदस्यों ने भाग लिया था। तो भाग लिया था 161 लोगों ने भाग लिया था। ठीक है, स्वस्थ पर्यावरण को मानव अधिकार घोषित करने के संबंध में। ठीक है, आइए क्वेश्चन चलते हैं। जुलाई 2022 में टाइम मैगजीन द्वारा जारी विश्व के 50 महानतम स्थलों की सूची 2022 के किन दो भारतीय स्थलों को शामिल किया गया है। तो ये अहमदाबाद और केरला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगस्त 2022 में संपन्न प्रो कबड्डी लीग 2022 सीजन 9 की नीलामी में बिकने वाले सबसे महंगे खिलाड़ी का क्या नाम है। तो सबसे महंगे खिलाड़ी का नाम है आपका 45 का सी, पवन शेरावत है। ठीक है, 46 का है, अगस्त 2022 में वैज्ञानिक औद्योगिकी अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महिला महानिदेशक किसे है। तो नल्लाथम्बी क्लाइसेल्वी, ये CSIR की 31वां व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया था। 31वां व्यास सम्मान आपको किसे प्रदान किया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, डॉक्टर डॉक्टर असगर बहावत। याद रखिएगा, 31वां व्यास सम्मान की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जुलाई 2022 में केंद्र सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक कमेटी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों ने भी इसी के मुद्दे पर लेके आंदोलन किया था। तो ये संजय अग्रवाल है। इसका ऑप्शन जाएगा सी, संजय अग्रवाल के साथ। बस 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग, जिससे विश्व के पर्यावरणीय आंदोलन को गति मिली, के लेखक कौन थे। तो इसके लेखक थे आपके रेचल कार्सन। नगरीकरण और औद्योगिकीकरण हानिकारक है। ठीक है, नगरीकरण औद्योगिकीकरण हानिकारक है। तो आपका संतुलित विकास के लिए हाँ बिल्कुल हानिकारक है। पर्यावरण और पारिस्थितिकी के लिए हाँ बिल्कुल हानिकारक है। जैव विविधता के संरक्षण के लिए हाँ। तो इसका मतलब ऑप्शन डी जाएगा, चारों सही है। ये 50 क्वेश्चन आपके जीएस के थे। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए आपका इनमें से कितने सही हुए। ठीक है, और ऐसा ही मजेदार पूरी सीरीज देखना चाहते हैं और आपको करंट अफेयर भी पढ़ाया जा रहा है, टॉपिक वाइज कवर भी कराए जा रहे हैं, सारी चीजें कवर कराई जा रही हैं। यदि आप पूरी तरह वीडियो की तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल पर भी ज्वाइन कर लीजिए। आपको थोड़ी देर में हम हिंदी की क्लासेस देंगे। तब तक के लिए आप खुश रहो, मुस्कुराते रहो। जय हिंद दोस्तों।